हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th की साइंस बुक का फर्स्ट चैप्टर विच इज जंतुओं में पोषण। जंतुओं में पोषण क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन दी चैप्टर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। जंतु अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं कर सकते। जंतु इसलिए परपोषी होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने भोजन के लिए, क्योंकि ये अन्य जीव जंतु जैसे कि पौधों एवं अन्य जंतुओं पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं, उन पे ही ये डिपेंड करते हैं। और ये जंतु मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी हो सकते हैं। जंतु मुंह या कुछ इसी तरह की संरचना के माध्यम से भोजन शरीर में ग्रहण करते हैं। ज्यादातर जंतुओं द्वारा पोषण प्राप्त करने की क्रिया को प्राणी संभोजी पोषण कहते हैं, और इस प्रकार के पोषण में जंतु ठोस आहार के रूप में सब्जियां, फल और मांस खाते हैं। पोषण की कुछ प्रक्रिया भी होती है। प्राणी संभोजी पोषण की प्रक्रिया को निम्नलिखित चरणों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट है अंतःग्रहण, और इस प्रक्रिया में भोजन जीव के शरीर के अंदर ही ग्रहण किया जाता है। विभिन्न जंतु विभिन्न तरीकों से अंतः ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अमीबा, पैरामीशियम, कीट, मेंढक, हाइड्रा इत्यादि। सेकंड है पाचन। ठोस और जटिल खाद्य पदार्थों को सरल और घुलनशील खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है वह पाचन कहलाती है। अब आता है थर्ड अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? इस प्रक्रिया के द्वारा पाचक तत्वों को आंतों से अवशोषित किया जाता है और परिसंचरण तंत्र के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। इसे पाचन प्रक्रिया कहते हैं। स्वांगीकरण फोर्थ पॉइंट है स्वांगीकरण। स्वांगीकरण क्या होता है? ये पोषण क्रिया का अंतिम चरण है जिसमें बचा हुआ भोजन ईंधन के रूप में शरीर द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। फिफ्थ है उत्सर्जन। शरीर से अपचित होने वाले खाद्य पदार्थों को मल के रूप में निकालने की जो प्रक्रिया है वह उत्सर्जन कहलाती है। मनुष्यों में पाचन क्रिया किस प्रकार होती है? हम मुख द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, उसे पचाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, और इसे उपयोगी बनाने के लिए इसे सरल रूप में परिवर्तित किया जाता है। यह कार्य पाचन तंत्र द्वारा होता है और भोजन एक आहार नली से गुजरता है। यहाँ यह मुख गुहा से शुरू होकर गुदा पर खत्म होता है। आहार नली को विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। मुख और मुख गुहा। भोजन के मुख के माध्यम भोजन मुख के माध्यम से शरीर में ग्रहण किया जाता है। यह मुख गुहा में जाता है और यह ऊपरी और निचले जबड़ों से घिरा होता है, जिसमें दांत होते हैं। और दांत चार प्रकार के होते हैं हमारे। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कृंतक दांत, यह मुख के अग्रभाग में स्थित होते हैं। ये आकार में सपाट और भोजन को काटने में सहायक होते हैं, और ये संख्या में 8 होते हैं, और जिनमें प्रत्येक 4 ऊपरी जबड़े में तथा शेष 4 निचले जबड़े में स्थित होते हैं। रदनक दांत, यह दांत आकार में नुकीले होते हैं और जिनका उपयोग भोजन के टुकड़ों को चीरने एवं फाड़ने में किया जाता है, और ये प्रत्येक जबड़े के कृंतक दांतों के दोनों ओर स्थित होते हैं। अग्रचर्णक दांत कौन से होते हैं? इन दांतों की चौड़ी सतह होती है और जिसका उपयोग भोजन के छोटे टुकड़ों को पीसने में किया जाता है। ये दांत संख्या में 2 होते हैं जो प्रत्येक जबड़े के किनारे पर स्थित होते हैं। जबड़ों के किनारे पर ये स्थित होते हैं। अब आता है च्वर्णक दांत। च्वर्णक का क्या काम है? ये अग्रच्वर्णक दांतों के समान होते हैं, लेकिन आकार में इनसे बड़े होते हैं, और इनका उपयोग भोजन को पीसने में किया जाता है। और ये दोनों जबड़ों के दोनों किनारों पर अंतिम 3-3 दांत होते हैं। दोनों किनारों पर अंतिम लास्ट के 3-3 दांत इसमें होते हैं। सेकंड है खाद्य नली अथवा ग्रास नली। क्या होती है? निगला हुआ भोजन खाद्य नली अथवा ग्रास नली से होकर गुजरता है। ग्रासनी एक 30 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जो मुख गुहा और अमाशय से जुड़ी होती है। यह मुख और अमाशय के बीच में भोजन के लिए मार्ग का कार्य करती है। जैसे ही भोजन ग्रास नली में पहुंचता है
तो पेशीय संकुचन के फलस्वरूप उत्पन्न शक्तिशाली तरंग भोजन को नीचे की ओर धकेलकर अमाशय तक पहुंचा देती है। अमाशय क्या होता है? अमाशय एक मोटे थैले के समान होता है। इसकी संरचना एक आकार के थैले की होती है जो मांसपेशियों से बना होता है और यह भोजन को ग्रास नली के एक छोर से लेकर छोटी आंत के अन्य छोर तक पहुंचाता है। अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl और जठरीय रस स्रावित करता है। यह अम्ल बहुत से जीवाणुओं को नष्ट करता है जो खाद्य पदार्थों के साथ शरीर में प्रवेश करते हैं तथा अम्ल के माध्यम से इसे अम्लीय बना देते हैं। अब छोटी आंत क्या होती है? अमाशय में पाचन क्रिया के पश्चात अधपचा भोजन जिसे अम्लानन कहते हैं छोटी आंत में पहुंचता है। छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग होता है और यह अनेक वक्रों वाली नली है जो लंबाई में लगभग 6 मीटर लंबी होती है और यह 3 भागों में विभाजित होती है, पक्वाशय, मध्यांत्र और केशांत्र। यकृत पित्तरस का श्रावण करता है और जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पित्तरस एक अंग में जमा रहता है जिसे पित्तरस का श्रावण श्रावण करता है और जो वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें जो पित्तरस होता है स्टूडेंट्स, वो एक अंग में जमा रहता है जिसे पित्ताशय कहा जाता है। पित्ताशय में ही पित्तरस पाया जाता है। पाचन ग्रंथि का जो स्राव होता है, जो बहाव होता है, वो अग्नाशय रस के नाम से जाना जाता है। वो अग्नाशय रस के रूप से में जाना जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में, प्रोटीन को अमीनो अम्लों में और वसा को वसीय अम्लों और ग्लिसरॉल में तोड़ने में सहायक होते हैं। ये रस पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं और अब जो भोजन सरल घुलनशील रूप से में होते हैं वह छोटी आंत से अवशोषित होकर रक्त धारा में जा मिलता है और छोटी आंत पोषक तत्वों को भोजन से अवशोषित करती है। और बड़ी आंत का क्या काम होता है? बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी तथा छोटी होती है। चौड़ी होती है और उससे छोटी होती है। यह लंबाई में लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है और यह 3 भागों में विभाजित होती है। सीकम जिसे अंध्रांत बोलते हैं, मलाशय और गुदा। बड़ी आंत जल को अवशोषित करती है और शरीर में से जो मल है, मल से रूप में अपचित ठोस पदार्थों को गुदा की सहायता से बाहर निकालती है। उत्तर दो। जैसे फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, हम जानवरों को परपोषी क्यों कहते हैं? कि वो दूसरों पे, हम उन्हें परपोषी क्यों कहते हैं? वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं। हम उन्हें ऐसे क्यों बोलते हैं वो परपोषी? क्योंकि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, वे दूसरों पे, दूसरे मृत जीवों या अन्य चीजों पर डिपेंड करते हैं। सेकंड है, मानव शरीर के किस अंग में पित्त जमा रहता है? पित्ताशय था। घास खाने वाले कुछ जंतु, क्या आपने गायों, भैंसों, बकरियों और घास खाने वाले अन्य जंतुओं को लगातार जुगाली करते हुए देखा है? यद्यपि जब वे खाना न खा रहे हों, वास्तव में ये घास को जल्दी ही निगलकर इसे अग्नाशय से अलग भाग में जमा करते रहते हैं और इस भाग को प्रथम अमाशय कहते हैं। मनुष्य सेल्यूलोज को पचाने में असमर्थ होते हैं परंतु घास खाने वाले जंतु इसे आसानी से पचा लेते हैं और इन जंतुओं में एक विशेष प्रकार का अमाशय होता है और इनके अमाशय को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम अमाशय जिसे रोमेन बोलते हैं, द्वितीय अमाशय जिसे रेटिकुलम और तृतीय अमाशय जिसे ओमेसम और चतुर्थ अमाशय जिसे एबोमेसम बोलते हैं। प्रथम अमाशय का क्या कार्य होता है? यह अमाशय का सबसे बड़ा भाग होता है और यह भोजन की अत्यधिक मात्रा को संग्रहित करने में सहायक होती है, हेल्प करती है, जो शीघ्र प्रयुक्त हो जाता है और यहाँ भोजन आंशिक रूप से पचता है जिसे जुगाल कहा जाता है और इसके पश्चात जुगाल मुख में छोटी छोटी गोलियों में के रूप में पहुंचता है और जंतु इसे चबाते रहते हैं और यह प्रक्रिया जुगाली कहलाती है तथा ये जुगाली करने वाले जानवर कहलाते हैं और इनके प्रथम अमाशय में लाखों जीवाणु और प्रोटोजोआ मिलते हैं जो सेलुलोज को पचाने का कार्य करते हैं। सेकंड, द्वितीय अमाशय। द्वितीय अमाशय क्या होता है? आवश्यकता पड़ने पर
यह भोजन को पुनः मुख में लाता है। द्वितीय अमाशय तृतीय अमाशय में जाकर खुलता है। तृतीय अमाशय क्या होता है? यह अमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है अतिरिक्त जल को अवशोषित करना तथा कणों के आकार को कम करना, इसका मुख्य कार्य होता है। चतुर्थ अमाशय का क्या कार्य होता है? यह वास्तविक अमाशय होता है, जहाँ पाचन के लिए पित्त रस का श्रावण होता है। यहाँ भोजन का पाचन वैसे ही है जैसे मनुष्य के अमाशय में होता है। अमीबा में पोषण कैसा होता है स्टूडेंट्स? अमीबा एक एक कोशिकीय जीव होता है। यह जल पर तैरने वाले अतिसूक्ष्म पौधों और जंतुओं को खाता है। अमीबा के कोशिका द्रव्य में कोशिका झिल्ली एक गोल मोटा नाभिक और बहुत से छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में रिक्तिकाएं होती हैं। और जब अमीबा भोजन के संपर्क में आता है तो इसे बाहर की ओर धकेलता है और उठे हुए भाग के समान उंगली जैसे स्यूडोपीडिया कहा जाता है, और वे भोजन को पकड़ने एवं गति करने में सहायक होते हैं। भोजन खाद्य रिक्तिका में स्रावित होता है, जो पाचन रस की सहायता से खाद्य रिक्तिका में पच जाता है, और यह पचित भोजन अब अवशोषित और उत्सर्जन के लिए तैयार होता है। अपचयित भोजन शरीर से बाहर निकल जाता है। ये था स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट चैप्टर, जो कि आपने बहुत ही अच्छे से सुना, और ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ भी आया होगा, जंतुओं में पोषण। थैंक यू।